नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एनवायरमेंटल रेसिज्म नाम के मुद्दे के बारे में। इसका लेटेस्ट उदाहरण है कनाडा के आर्कटिक में इनुइट्स के द्वारा किया जा रहा एक प्रोटेस्ट। वहां पर एक माइनिंग कंपनी है जिसके खिलाफ वहां के लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में, टू बी प्रिसाइज 4 फरवरी को, कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले इनुइट्स एक आयरन माइन के बाहर जाकर बैठ गए। उन्होंने उसका रास्ता ब्लॉकेड कर दिया। तो ये बेसिकली हंटर्स थे जो इस इनुइट कम्युनिटी में शिकार करते हैं, वो हंटर्स थे और धीरे धीरे इनको पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट मिलने लगा। तो ये प्रोटेस्ट एक हफ्ते तक चला था। उसके बाद 11 फरवरी को कोर्ट ने इन्हें कहा कि आप वहां से हट जाओ और ऐसी जगह प्रोटेस्ट करो जहां पर आप रास्ता ना रोको, क्योंकि जो माइनर्स हैं वो फंसे हुए थे माइन के अंदर। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप थोड़ा सा साइड हट के प्रोटेस्ट करो। तो अभी भी एक स्तर पर प्रोटेस्ट ये चालू है, लेकिन जो मेजर प्रोटेस्ट था वो फरवरी के पहले हफ्ते में चला था। अब इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के अंदर जाऊं, आपको मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक बड़ी कंपनी है जिसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है ऑयल स्पिल के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए। 13 साल पहले ये ऑयल स्पिल हुआ था और उस कंपनी को अब भरपाई करने को बोला गया है। तो आपको मुझे बताना है ये कौन सी कंपनी है, एक्सॉन वाल्डेस, स्टैंडर्ड ऑयल, टोटल या शेल। और आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो ऑयल स्पिल था ये अफ्रीका में कहीं पर हुआ था। आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि 2010 में जो अमेरिका के लुइजियाना स्टेट के तट के निकट में जो स्पिल हुआ था वो है, लेकिन ये वो नहीं है। 13 साल हो चुके हैं। तो 2008 का ऑयल स्पिल है और आपको मैंने हिंट दे दिया है अफ्रीका में ये था। जवाब आपको मिल जाएगा लेक्चर के अंत में। तो ये वो इनुइट प्रोटेस्टर्स हैं जो -30 टेम्परेचर में भी इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और 4 फरवरी 5 फरवरी से ये वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट एन आयरन माइन। तो ये आयरन की माइन है, इसका नाम है मैरी रिवर माइन। ये माइन कहाँ पर स्थित है? देखिए, कनाडा के नॉर्दर्न एरियाज जो हैं, यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है बैफिन आइलैंड। तो ये कनाडा का पूरा आर्कटिक रीजन है और इसी बैफिन आइलैंड पर ये वाली माइन स्थित है जहाँ पर आयरन ओर यानी कि लोहा निकलता है। मैरी रिवर माइन इसे कहते हैं। तो अभी जो कंट्रोवर्सी है वो सारी क्यों चल रही है यहाँ पर? क्योंकि मैरी रिवर माइन की जो कंपनी है जो इस माइन को चला रही है वो एक रेलवे लाइन बनाना चाहती है। यहाँ से 100 किलोमीटर की रेलवे लाइन है जो कि किसको कनेक्ट कर देगी? समुद्र तट से इसे कनेक्ट कर देगी। और अपने माइनिंग प्रोजेक्ट को ये एक्सपांड भी करना चाहते हैं, बढ़ाना भी चाहते हैं। तो इसी प्रपोज्ड माइन एक्सपांशन के खिलाफ ये इनुइट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट कहाँ चल रहा है? कनाडा का नूनवाट स्टेट है वहां पर। अब ये जो इनुइट्स हैं ये कौन है? ये इंडिजिनस लोग हैं, ये नेटिव लोग हैं जो उत्तरी आर्कटिक क्षेत्रों में रहते हैं। और ये सभी देशों में आप इनको देख सकते हैं, कनाडा हो, चाहे यूएसए का अलास्का हो या फिर ग्रीनलैंड हो, इन सभी आर्कटिक वाले क्षेत्रों में इनका निवास है। और इनकी कनाडा में आबादी है लगभग 65,000। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये साइबेरिया से ओरिजिनली निकले हुए लोग हैं जो धीरे धीरे अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा के उत्तरी क्षेत्रों में जाकर बस गए। ओरिजिनली ये साइबेरिया को बिलोंग करते हैं, एशियन कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं। और इसीलिए अगर आप इनके फीचर्स देखेंगे, फेशियल फीचर्स, तो ये आपको काफ़ी हद तक सेंट्रल एशियन या एशियन फीचर्स वाले लोग नजर आएंगे। तो ये रेशियली डिस्टिंक्ट हैं। जो दूसरे कॉकेशियन लोग जो रहते हैं, जो जिनको हम टिपिकली वेस्टर्नर्स कहते हैं, उनसे इनके रेशियल फीचर्स काफ़ी अलग होते हैं। अब ये वाली कम्युनिटीज़, इनुइट्स की कम्युनिटीज़, पूरी तरह से फिशिंग पर, हंटिंग पर निर्भर है। इनका हमेशा से ट्रेडिशन यही रहा है कि ये शिकार करते हैं, खास करके वेल्स का, सील्स का। तो इनके शिकार पर ही इनका जीवन यापन पूरी तरह से निर्भर है। और अब इशू क्या आ रहा है कि माइनिंग के कारण इनको हंटिंग में आ रही है दिक्कत। तो ये जो ननवार्ड स्टेट है पूरा, ये काफ़ी बड़ा स्टेट है कनाडा का और इसकी आबादी बहुत ही कम है। और इस स्टेट में मोस्टली आपको पूरा फ्रोजन एरिया मिलेगा, यहाँ पर बर्फ़ से ढका रहता है सब कुछ, लेकिन कई सारे रिसोर्स रिच इलाके हैं यहाँ पर जहाँ बहुत सारी माइंस हैं। तो इनुइट हंटर्स का ये कहना है कि जब माइन एक्सपांड होगी तो उसके कारण ऑलरेडी जो वाइल्ड लाइफ कम हो रही है उसको और नुकसान होगा। और ऐसा है कि ये माइन क्योंकि एक आइलैंड पर स्थित है, द्वीप पर स्थित है, तो यहाँ पर जहाज आते रहते हैं और इन जहाज़ों के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब ये जहाज़ आते हैं तो उसके कारण ऑलरेडी वहाँ पर वेल्स और सील्स का आना कम हो गया है, तो उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। और कनाडा के आर्कटिक रीजन्स में क्योंकि बर्फ़ ढकी रहती है साल के पूरे पूरे साल में, तो इसीलिए वहाँ पर खेती बिल्कुल नहीं होती है। इट हैज़ लिटिल टू नो एग्रीकल्चर एट ऑल। इसीलिए ये कम्युनिटीज़ पूरी तरह से शिकार पर निर्भर हैं। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हंटिंग फॉर फूड। और अभी क्या हो रहा है कि जब ये माइनिंग जहाज़ आते हैं और अब रेलवे लाइन बनने का प्रपोजल है, तो पहले से ही ये वेल्स और सील जो कम हो रही हैं ये और कम हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी कॉम्बैट एक ऑल इंडिया लेवल का
फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है संडे को। आपको इसमें हिस्सा लेने के लिए केवल एक अनलॉक कोड यूज़ करना है महिपाल, और इसके अलावा आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। और इस टेस्ट में अगर आप अच्छी रैंक्स लेकर आते हैं तो आपके पास अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप जीतने का मौका रहेगा। अगर आप यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह के कोर्सेज हैं, प्लस और आइकॉनिक। तो प्लस कोर्स में आपको मिलेंगी क्लासेस। तो अगर आप इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये प्राइस पे नहीं करना है। यूज़ द कोड महिपाल एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। और अगर आप 2 साल का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आपको ये प्राइस पे करना होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस। और अगर ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पर। यू जस्ट हैव टू पे दिस प्राइस आफ्टर अप्लाइंग द 10% कूपन कोड। और आईएएस के अलावा भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब एग्जाम्स के लिए यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। अब दूसरी ओर यहाँ पर जो माइन ऑपरेट कर रहे हैं उनका क्या कहना है। तो देखो, बैफिनलैंड आयरन माइंस कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है जो इस माइंस को ऑपरेट कर रही है। उसका लक्ष्य है कि अपनी कैपेसिटी को डबल करना है, उन्हें 12 मिलियन टन आयरन ओर का प्रोडक्शन करना है। और इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक तो माइनिंग ऑपरेशन, माइनिंग का जो एरिया है वो बढ़ाएंगे, और दूसरा उस आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर जहां पर उसकी खपत है वहां तक पहुंचाने के लिए एक रेलवे लाइन बनाई जाएगी। लगभग 110 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है जो माइनिंग साइट से इस पोर्ट तक कनेक्ट करेगी। तो ये जो 110 किलोमीटर की माइनिंग ऑपरेशन के लिए रेलवे लाइन है, इसके खिलाफ मोस्टली हंटर्स हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इस रेलवे लाइन के कारण कैरिबू जो है वो यहाँ पर आना बंद हो जाएगा, इसको वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर, अच्छा कैरिबू क्या होता है ये भी बता देता हूँ। ये होता है कैरिबू, जिसको हम आमतौर पर रेनडियर कहते हैं। तो इन्यूट हंटर्स का कहना है कि वैसे भी कैरिबू बहुत कम हो गया है इस माइंस के आने के बाद से, चालू होने के बाद से, और अब जब रेलवे लाइन बन जाएगी तो और कैरिबू इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, और इसके कारण ये वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऑलराइट। और पहले से जो इनका मरीन हैबिटेट्स हैं नारवाल या वेल्स का, वो भी धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द शिप्स दैट आर कमिंग इनटू द मिल्ने पोर्ट। तो ये जो मिल्ने पोर्ट से इनका जो संपर्क है इसको बढ़ाने के खिलाफ है और माइनिंग ऑपरेशन बढ़ाने के खिलाफ है। ये 2 इनके मेजर कंसर्न्स हैं, ओके, जिससे कि इनकी हंटिंग पर असर ना आए। दूसरी ओर जो माइनिंग कंपनी है वो कहती है कि हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने बैठकर बातचीत करने से पहले कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सबसे पहले प्रोटेस्टर्स को वहाँ से हटाया, क्योंकि उनके 700 माइनर्स उस माइन में अटके हुए थे। उनके पास सप्लाईज का कोई तरीका नहीं था। वहाँ पर केवल हवाई जहाज़, एक हवाई पट्टी है और उसी हवाई पट्टी से सारी सप्लाईज आती हैं, जिसको इन्होंने प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉक कर दिया था। अब उनके बीच में बातचीत चल रही है, कब तक चलती है ये देखना रहेगा। और यहाँ का मैं एक आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर ये बर्फ है, लेकिन बर्फ के ऊपर एक रेड कलर की चादर ढकी हुई है। ये क्या है, आयरन डस्ट है। तो ये उस माइंस के पास की फोटो है जहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं बर्फ के ऊपर आयरन डस्ट की एक लेयर है, कोटिंग है। तो इसी के खिलाफ ये सारे हंटर्स हैं कि इस तरह से हमारा पर्यावरण यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इन्यूट कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले केवल हंटर्स थे, धीरे धीरे और भी लोगों ने उनका साथ दिया। इन्होंने एक मेकशिफ्ट बैरियर बना दिया स्नो मोबिल्स और स्लेड से, और यहाँ पर टेम्परेचर -30 तक पहुँच रहा है, उसके बावजूद वो प्रोटेस्ट वहाँ पर कर रहे थे। बैफिनलैंड का कंपनी का ये कहना है कि ये एक्सपांशन अगर हमने नहीं किया माइन का तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। अगर हमें प्रॉफिटेबल रहना है तो हमें ये एक्सपांशन करना पड़ेगा, लेकिन हम इस तरह से एक्सपांशन करेंगे कि इस एरिया की वाइल्ड लाइफ पर असर ना आए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि हम $2 बिलियन कनाडा की सरकार को रॉयल्टीज़ देंगे, जो इन्यूट्स के लिए इस्तेमाल करी जाएगी 30 साल तक। तो 1993 में नुनवाट एग्रीमेंट के तहत जो ये कंपनी है इसको पैसा देना पड़ेगा सरकार को, और ये सरकार पैसा खर्च करेगी इन इन्यूट ग्रुप्स पे। तो नुनवाट एग्रीमेंट क्या था, इसने इन्यूट्स के लिए यानी कि वहाँ के इंडिजिनस लोगों के लिए उनके अधिकारों की सुरक्षा कर दी थी। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये 1993 में साइन किया था नुनवाट एग्रीमेंट। इसके तहत ये इंश्योर किया गया कि जो इंडिजिनस लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा होती रहे। लेकिन अभी जो ये प्रोटेस्ट हैं ये डेफिनेटली बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्यूट्स और ये जो माइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर डेवलपमेंट वाला पूरा सिविलाइजेशन का चक्र है ये इनकी लाइफस्टाइल के अगेंस्ट है। अब कनाडा में इस प्रकार के कई प्रोटेस्ट होते रहते हैं। इस पर एक बहुत अच्छी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं अगर आपके पास समय हो। देयर इज समथिंग इन द वाटर। इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज जो नेटिव लोग हैं उनके एरियाज के आसपास बनाई जाती हैं और वहीं पर उनका हैजार्डस केमिकल डंप किया जाता है। जो वाइट कॉकेशियन लोग हैं उनके घरों के आसपास कोई फैक्ट्रीज वहाँ पर नहीं बनाई जाती।
अब देखो, हो सकता है आपके पास नेटफ्लिक्स देखने का समय ना हो और 800 रुपये महीने के खर्च भी नहीं करने हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका ट्रेलर देख लो, ट्रेलर में ही आपको मोस्टली सब समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे इसका ट्रेलर अवेलेबल है, दैट्स समथिंग इन द वाटर, ऑफिशियल ट्रेलर, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। अब इन्यूइट्स के साथ या नेटिव कम्युनिटीज़ के साथ जो इस प्रकार की घटनाएं होती है कि उन्हीं के क्षेत्रों के आसपास पॉल्यूशन फैल रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, ये एक प्रकार का एनवायरमेंटल रेसिज्म है। और इस रेसिज्म के आपको मैं और कई एग्जांपल्स बता सकता हूँ। जैसे कि ब्राज़ील में ये कई बार देखा जाता है कि जो सोना निकालने के लिए जो नेटिव ट्राइब्स हैं, उनके एरियाज़ में गोल्ड की माइनिंग के लिए कई बार लोग इकट्ठे जाते हैं, उन पर हमला भी बोल देते हैं। तो ये जो रेन फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं, उन पर अटैक किए जाते हैं टू टेक गोल्ड फ्रॉम देयर एरियाज। इन गोल्ड माइनर्स ने पिछले साल 2 लोकल ट्राइब्समैन की हत्या भी कर दी थी। और इसी ट्राइब के लोगों ने सितंबर के महीने में यूट्यूब पर एक मैसेज डाला था भारत के लोगों के नाम पे, क्योंकि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा खपत होती है सोने की। तो इन लोगों ने एक संदेश दिया था भारतीय लोगों के नाम से कि आप ब्राज़ील से आने वाला ये जो ब्लड गोल्ड है ये मत खरीदो, क्योंकि इस पर हमारा खून लगा है, हमारी कम्युनिटी का खून है, हमें मारकर या फिर हमें परेशान करके ये गोल्ड यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एक और एग्जांपल है पैपुआ न्यू गिनी का। पैपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित ये देश है। तो यहाँ पर एक माइन थी जिसको ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने कई सालों तक एक्सप्लॉइट किया। ये जो माइन है ये फ्लाई रिवर और ओके टेडी नदियाँ, ये 2 नदी हैं, इन्हीं के पीछे माइन का भी नाम था। तो कॉपर और गोल्ड की माइन थी। यहाँ से इन्होंने बहुत सालों तक ओर निकाला, आयरन और गोल्ड का ओर, $6 बिलियन वर्थ का 12 सालों तक। और फिर इस कंपनी ने, ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी BHP बिलिटन, 80,000 टन कंटामिनेटेड मटेरियल डेली इन नदियों के अंदर डाला है, ओके टेडी और फ्लाई रिवर्स के अंदर। और जब ये माइन खत्म हो गई तो इन्होंने क्या करा, ये जो अपना सारा जो डंप किया हुआ माल है इसको साफ करने की बजाय ये माइन दे दी पापुआ न्यू गिनी की सरकार को और चले गए अपना प्रॉफिट निकाल कर। और पापुआ न्यू गिनी की सरकार के पास ऑलरेडी पैसों की कमी थी, तो अब उसके कारण आज भी ये क्लीन अप प्रॉपरली नहीं हो पाया और 50,000 लोगों की जिंदगियां उसके कारण अफेक्ट हुई हैं। आज भी उस क्षेत्र में एसिड माइन ड्रेनेज होता है डाउनस्ट्रीम ओके टेडी कॉपर माइन के कारण। और इंडिजिनस लोग जो हैं अभी तक उनको जस्टिस नहीं मिला, उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन जो पैसा आना था वो अभी भी लीगल फाइट में अटका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के केसेस होते रहते हैं कि अबॉर्जिनल्स या वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उनके सेक्रेड साइट्स को तोड़कर कई बार माइनिंग ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। इसी के कई उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और आप इसमें देखेंगे कि रियो टिंटो का नाम बार बार आ रहा है। तो रियो टिंटो काफ़ी नोटोरियस है इस चीज़ के लिए। ऐसे इवेंट्स अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी देखने को मिले थे। पिछले साल एक और डॉक्यूमेंट्री आई थी, उस डॉक्यूमेंट्री में लोगों ने सीक्रेटली फिल्म किया था ब्रिटिश ऑयल कंपनी सोको के एग्जीक्यूटिव्स को। तो उन्होंने इस तरह की बातें कही है कि यहाँ पे पॉल्यूशन फैला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्गो के लोगों को क्या क्या ही जीना है, इस तरह की बातें उन्होंने करी थी। बेसिकली हजार्डस माइंस जो हैं वो नेटिव लोगों के क्षेत्र में बनाई गई थी। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था अफ्रीका से रिलेटेड था, तो वो ऑयल स्पिल हुआ था नाइजीरिया में और उसका आंसर है शेल। ठीक है, शेल कंपनी का जो ये स्पिल था उसमें अब भरपाई करी जाएगी नाइजीरिया कंट्री को। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर लेक्चर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।